40 साल से राजनीति में है। भारत के लोग जानते हैं कौन किसको धोखा देता है, किसने कौन काम करता है, कौन धोखा देता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम उस इतिहास के पन्ने को पलटने वाले हैं। ये इतिहास का पन्ना है सन 1984। ये वो दौर था जब राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के बीच दोस्ती की बहुत अच्छी गाथाएं लिखी जाती थीं। इनको जय और वीरू के नाम से भी जाना जाता था। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ये 1984 का इलेक्शन का दौर था। ये वो इलेक्शन का दौर था जिसमें एक मित्र के कहने पर अमिताभ बच्चन ने अपने अभिनेता के दौर को समाप्त करके राजनीति में दौर में एंट्री मार ली थी। यानी एक अभिनय की दुनिया को समाप्त करके एक राजनीति की दुनिया में पहचान बनाने के लिए अपना कदम रख दिया था। सिर्फ एक जुबान कहने पर, वो भी किसके कहने पर, वो थे राजीव गांधी। इनकी आपस में इतनी मित्रता थी कि एक बार ही कहने पर इन्होंने 1984 के इलेक्शन में उतरने का निर्णय ले लिया और जो इनको सीट मिली वो मिली इलाहाबाद, आधुनिक में जो है प्रयागराज। अब इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इनको अमिताभ बच्चन को न इनके परिवार को कोई राजनीतिक अनुभव था, न इनको खुद का कोई राजनीतिक अनुभव था। फिर भी इन्होंने फैसला ले लिया था अपने मित्र के कहने पर। अब इनको जो सीट मिली वो इलाहाबाद प्रयागराज की सीट मिली, जहां से एक बहुत ही दिग्गज नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हेमंतानंदन बहुगुणा जी चुनावी मैदान में थे और उन्हीं के सामने अमिताभ बच्चन को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। अब इनके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी थी कि एक दौर था कि हेमंतानंदन बहुगुणा जो थे उनका बहुत ही विख्यात नाम था। वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, वो भी उत्तर प्रदेश के ही रह चुके थे, लेकिन उस समय वो कांग्रेस से बगावत करके अपनी नई पार्टी का गठन कर चुके थे। ये वो दौर था कि जहां एक और अनुभवी के सामने एक और नौसिखिए को लड़ाया जा रहा था। लेकिन बात एक मित्र की थी, इसीलिए अमिताभ बच्चन जी ने टाला नहीं और नामांकन कर दिया। जिस दिन इलाहाबाद में नामांकन अमिताभ बच्चन जी का था, उस समय वहाँ पे इतनी भीड़ हुई कि लोगों को ऐसा लगा कि आज यहाँ पर नामांकन हो ही नहीं पाएगा। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई, उनको बुलाया गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तब जाके अमिताभ बच्चन जी का वहाँ पे नामांकन हुआ, पर्चा भरा गया। अब फिर हवा ऐसी घूम रही थी कि अमिताभ बच्चन को कोई भी राजनीतिक अनुभव नहीं था और उधर एक बहुत ही खिलाड़ी, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हेमंतानंदन बहुगुणा जी थे, जो हवा उनके पक्ष में चलने लगी और अमिताभ बच्चन खुद को बहुत, उनका ग्राफ नीचे गिरता गया। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई भाषण देने का भी अनुभव नहीं था। वो जहाँ भी जाते थे, जहाँ अपने अपने फिल्मी डायलॉग से ही बोला करते थे और फिल्मी डायलॉग ही मारा करते थे। ये सबसे बड़ी बात थी कि उनका ग्राफ धीरे धीरे इलाहाबाद के चुनावी मैदान में गिरने लगा। लेकिन फिर एंट्री होती है जया बच्चन की। उन्होंने खुद को कहा, इलाहाबाद की बहू खुद को बताया और उन्होंने कहा इस बार मुझे मुंह दिखाई में ये सीट चाहिए, लोकसभा सीट चाहिए। उन्होंने इसी प्रचार को आगे बढ़ाते एक ऐसी हवा बना दी अपने पक्ष में कि हवा बनती गई और इनका स्टेडियम फिर राजनीति के क्षेत्र में भी अमिताभ बच्चन का बनता गया और रुख इनके पाले में आने लगा। इन्होंने जितनी भी चुनावी सभा की, वहाँ पर काफ़ी भीड़, लाखों हजारों में भीड़ देखी जाने लगी। एक तो किस्सा ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार इन्होंने चुनावी प्रचार के वहाँ के मेन मार्केट में जैसे ही एंट्री मारी, वहाँ पे वहाँ की लड़कियाँ जो इनको ज़्यादा पसंद करती थी, उन्होंने अपने दुपट्टे बिछा दिए थे। लेकिन इन्होंने अपने काफ़िले को रुकवाया और काफ़िलों को रुकवा कर उन दुपट्टे को अपना वापस लेकर तब जाके इनका काफ़िला आगे बढ़ा।
इसी चुनाव में एक ऐसा किस्सा भी कहा जाता है कि इन्होंने एक बार इनका काफिला निकल रहा था और हेमंतानंदन बहुगुणा का भी काफिला सामने से टकरा गया। इन दोनों का काफिला टकराया। अमिताभ बच्चन जी अपने काफिले से उतरकर हेमंतानंदन बहुगुणा जी को प्रणाम किया और उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में, अपने राजनीतिक सफर में सफलता का मूल मंत्र मांगा या सफलता रूपी आशीर्वाद मांगा। तो पता है हेमंतानंदन बहुगुणा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, भगवान उसमें आपको बहुत ही तरक्की दे। तो अमिताभ बच्चन जी ने कहा, इस समय जो हमारा क्षेत्र है वो राजनीति का क्षेत्र है। तो हेमंतानंदन बहुगुणा ने कहा, अगर राजनीति का क्षेत्र है तो भगवान इसमें भी आपको बहुत ही सफल करे या सफलता प्रदान करे। ऐसे धीरे धीरे हवा इनके रुख में आती गई, हवा इनके रुख में आती गई और चुनाव का समय आ गया। उधर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसको सहानुभूति में वोट मिलने वाले थे। क्यों? क्योंकि जस्ट कुछ महीने पहले ही इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और उनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था, बहुत ही मजबूत स्त्री के रूप में भी जाना जाता था। ऐसा कोई देश नहीं था जहां उनकी चर्चा ना हो रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए राजीव गांधी ने उसमें सीधा सहानुभूति शब्द का इस्तेमाल करके और 1984 के इलेक्शन में 518 सीटें में से 428 सीट पर जीत हासिल की। ये जीत एक पूर्ण बहुमत की जीत थी और बहुत ही अच्छी जीत थी। और इसी के क्रम में अमिताभ बच्चन जी का भी स्टेडम बढ़ता गया और इन्होंने इलाहाबाद से 1,84,000 वोटों से जीतकर जाके संसद भवन में एंट्री मारी। ये बहुत ही धमाकेदार एंट्री थी क्योंकि ये समझ लीजिए एक नई नवेली दुल्हन की तरह इनको राजनीतिक करियर में या राजनीतिक सफर में कोई भी अनुभव नहीं था और जो इनके सामने थे वो बहुत ही मज़ेदार या बहुत ही मज़ेदार खिलाड़ी थे क्योंकि उनको राजनीतिक के चप्पे चप्पे का ज्ञान था। इनकी दोस्ती इस समय परवान चढ़ रही थी। उस समय उन्होंने राजीव गांधी ने वहाँ पे पीएम पद की शपथ ग्रहण करी और इनको अमिताभ बच्चन जी को अपने साथ रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि तकरीबन 2 साल या 1.5 साल बाद अमिताभ बच्चन जी को घर बुलाया और इनसे कहा, तुम अपना इस्तीफा संसद भवन में भेज दो। इसमें अमिताभ बच्चन जी को कुछ भी समझ में नहीं आया, बस केवल इनसे यही कहा गया कि तुम अपना इस्तीफा संसद भवन को भेज दो। इसमें बाद में पता चला कि फोबोर्स घोटाले की वजह थी कि अमिताभ बच्चन जी को इस्तीफा राजीव गांधी की वजह से देना पड़ा, क्योंकि राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि हमारा मित्र कोई घोटाले में फंसे, क्योंकि उन्होंने ही यानी राजीव गांधी ने ही इनको राजनीति के क्षेत्र में लाया था। लेकिन बात एक और थी कि उन्होंने अपने अभिनय के करियर को समाप्त करके तब राजनीति के क्षेत्र में एंट्री मारी थी। अब अमिताभ बच्चन जी के हाथ में कोई भी सक्सेस नहीं था, इधर राजनीति से भी इस्तीफा हो गया था और उधर उनका अभिनय करियर भी धीरे धीरे ग्राफ गिरने लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, सीधा जैसे ही राजीव के एक बार कहने पर उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। अब बात ये आती है कि आखिर राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की जो दोस्ती थी वो कहाँ से शुरुआत हुई। ये दोस्ती अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी बहुत ही क्लोज मित्र थी। इसी की वजह से उनकी पार्टी में अक्सर तेजी बच्चन जाया करती थी और तब अमिताभ बच्चन की उम्र मात्र 8 वर्ष थी, तभी राजीव गांधी ये दोनों आपस में मिले और इनकी दोस्ती बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे अमिताभ बच्चन जी का करियर जो था इतने ढलान पर आ गया कि उनको अमर सिंह समाजवादी पार्टी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन फिर भी कभी अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त के खातिर कभी भी उन्होंने राजनीति में ना जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कभी, वो कहते भी हैं, आप सुन लीजिए आगे। गांधी परिवार, नेहरू परिवार ने भारतवर्ष के ऊपर सदियों से राज किया। वो राजा है, हम रंग है। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। रंग नहीं निर्धारित कर सकता।
हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारा आदर उस परिवार के लिए हमेशा रहेगा, लेकिन उन्हें निर्धारित करना होगा कि वो इस रंग के साथ। पर भी बिग बी ने गांधी परिवार को लेकर अपनी बात रखी थी। हमारे रिश्ते तो कायम है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो रिश्ता माँ बाबू जी का था, पंडित जी के साथ, इंदिरा जी के साथ, वो पारिवारिक एक रिश्ता था, वो एक बंधन था, उसका मैं आदर करूंगा और करता रहूंगा तहे दिल से। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमिताभ बच्चन ने कभी भी अपने मित्रता पर या इसके ऊपर कभी भी चुप्पी नहीं तोड़ी, और यही वजह थी कि लेकिन फिर भी कभी इन्होंने उन दोनों के रिश्ते में कभी भी फिर वैसी जय वीरू जैसी जोड़ी फिर नहीं दिखी। उन्होंने इतनी दूरी बना ली और अमिताभ बच्चन जी ने कभी भी राजनीतिक से संन्यास ले लिया, कभी भी इन्होंने राजनीति में कदम नहीं रखा। इनके बारे में एक बहुत ही किस्सा फेमस है कि इन्होंने जब इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था तो इनको 4000 ऐसे वोट मिले जिसमें जिसमें मोहर की जगह लिपस्टिक के निशान थे। अब बताइए, इनकी लोकप्रियता इतनी थी, इतने इनके चाहने वाले थे कि 4000 वोटों में मोहर की जगह लिपस्टिक के भी निशान थे। उसमें इनका तकरीबन 27 से 28 हज़ार वोट इनका ख़त्म हो चुका था।